केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना है कि देखिए, दिल्ली से आपकी रेल पंजाब तक तो पहुंची, अब प्रयास भी कर रहे थे गुजरात तक पहुंचाने का। क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या कहीं डिरेल हो गई? नहीं, डीरेल तो बिल्कुल नहीं हुई। और जनतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी होती है। जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव वाले दिन पता चलता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर हमें गुजरात की जनता का प्यार मिला, गुजरात की जनता का विश्वास मिला है, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी। अभूतपूर्व मैं तो कहूँगा इतना प्यार। और कई लोग मुझे कहते हैं हमारा भाई है, कई लोग मुझे कहते हैं हमारा बेटा है, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं गुजरात के लोग। तो इतना अभूतपूर्व प्यार और विश्वास मिला है, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आएंगे। क्योंकि आपने बोला कि कई लोग बोलते हैं मेरा भाई है, अब खुद गुजराती में बोले क्यों गुजरात नो भाई छू, तुम्हारो भाई छू। क्या आप बोले उसके लिए लोग कहने लगे हैं या लोग कह रहे थे उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने सूत्र को पकड़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। वही जैसा मैंने कहा कि हम जब जाते हैं, जिस तरह से जनता का, मैं आपसे जैसे पूछता हूँ हमारे साथ लोग क्यों जुड़े, कोई केजरीवाल से प्यार थोड़ी है। मैं जनता में जाके बोलता हूँ कि 1 मार्च के बाद मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा, आपका भाई बन के आपके परिवार की मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, आपको महंगाई से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। किसी पार्टी ने आज तक ये बोला? किसी पार्टी ने नहीं बोला। तो 1 मार्च के बाद जब उनके बिजली के बिल फ्री होंगे, लोगों को लगता है यार ये कुछ तो फ़ायदा करा रहा है। मैं उनको जाके बोलता हूँ मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में बना के आया हूँ, लोग दिल्ली की तस्वीरें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। लोगों को लगता है यार आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने कहा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनाऊंगा इसलिए मुझे वोट दो। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं आपके लिए अस्पताल बनाऊंगा, शानदार अस्पताल बनाऊंगा जिसमें सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब फ्री होगा, आपका पूरा इलाज फ्री होगा। आज तक किसी पार्टी ने ये बात नहीं की। तो मेरा जो एजेंडा है, मेरी जो बात है, वो लोगों को एक उम्मीद की तरह नज़र आते हैं। और किसी भी चुनाव में जब उम्मीद लोगों को पैदा हो जाती है किसी से, बाकी काम तो जनता कर लेती है। क्योंकि अरविंद जी, आप बता रहे हैं कि लोगों को लगता है, क्या सिर्फ लगाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, सही में कोई आयोजन है? नहीं। मेरा सवाल उसके लिए है सर कि आप जो बोलते हैं गुजरात का बजट हम लोग जानते हैं, तो इतने बजट में आप जो चीज़ें बोल रहे हैं वो कैसे मुमकिन होगा? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट। वही मैंने दिल्ली में भी पहले जब मैं बोलता था, 2013 में मैं चुनाव लड़ा, मैं बोलता था कि मैं बिजली फ्री करूंगा, बिजली के रेट आधे कर दूंगा। सारी पार्टियां मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं कहता था मैं पानी मुफ्त कर दूंगा, सारी पार्टियां मजाक उड़ाती थी। मैं कहता था स्कूल अच्छे कर दूंगा, अस्पताल अच्छे। वो कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली का बजट तो घाटे में चल रहा है। आज मैंने सारे काम कर दिए। दिल्ली में बिजली मुफ्त है, लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। मैंने शानदार स्कूल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबकी शिक्षा मुफ्त कर दी। लेकिन मेरा बजट घाटे में नहीं है, मैं घाटे से फ़ायदे में ले आया बजट, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, और मैंने इनकम टैक्स में नौकरी की हुई है, तो अकाउंट्स भी आता है मुझे, फाइनेंस भी आता है मुझे। अब पंजाब में कर रहा हूँ, पंजाब में सारे कहते थे घाटे में चल रहा है, बिजली मुफ्त कर दी हमने, सबका पंजाब में बिजली का बिल मुफ्त आ रहा है। भरोसा रखो, दिल्ली में करके आया, पंजाब में कर रहा हूँ, गुजरात में भी करके दिखा दूंगा। 1 मार्च के बाद बिजली का बिल मुफ्त होगा। क्योंकि आपने बताया कि इकोनॉमी को आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद यही तो वजह नहीं है कि आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर इकोनॉमिकल ऑफेंस के मामले दर्ज होते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कीचड़ फेंका जा रहा है, कीचड़ फेंका जा रहा है, कीचड़ चिपक नहीं रहा। जो भ्रष्ट लोग हैं इस देश के, वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मुझ पे कीचड़ फेंक रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कहता हूँ ना, मैं हर जगह मैं कहता हूँ मैं कट्टर ईमानदार हूँ। एक पॉलिटिशियन बता दो इस देश में जो इतनी हिम्मत रखता हो यहाँ पे और कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ये लाइन बोलने के लिए यहाँ पे कुछ चाहिए होता है। वो इनका कोई नेता नहीं कह सकता। वो क्या कहता है? केजरीवाल बेईमान है। वो ये नहीं कहता मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कहता है केजरीवाल बेईमान है, देखो शराब घोटाला कर दिया, बस घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला। साबित कुछ नहीं किया, सबूत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ,
इन्होंने अपने किसी अरबपति दोस्त के 10,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए कर्जे के, किसी के 15,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। फ्री में कर दिए क्या? इस दुनिया में कुछ भी फ्री तो होता नहीं है, तो कुछ तो लिया होगा उनसे वापस। तो जब लोगों ने पूछना चालू किया कि भाई तुमने ये 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के माफ़ किए, इस कंपनी के 15,000 करोड़ रुपए माफ़ किए, क्या लिया बदले में? तुमने मोरबी ब्रिज गिर गया, उसके मालिक की तुमने FIR भी नहीं कराई, तो कुछ तो हुआ होगा। जब लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। जनता नहीं कह रही। मैं गुजरात में भी घूम रहा हूँ, मैं पंजाब में भी घूम रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी घूम रहा हूँ। जनता कहती है अगर कोई एक नेता ईमानदार है इस देश के अंदर तो केजरीवाल है। मेरे लिए बड़ी उपलब्धि ये रही इस इंटरव्यू में, शुरुआत में है कि आपने खुद बोल दिया कि जनता कहती है एक नेता, आपने बोला कि कोई पॉलिटिशियन। अब शायद पहली बार बोले होंगे कि अब तक ये बोलते रहे कि आप पॉलिटिशियन नहीं, राजनीति नहीं जानते, लेकिन आप जो भी बातें कर रहे हैं अरविंद जी, वो मजे हुए राजनेता की तरह कर रहे हैं। यानी कि आप राजनीति सीख चुके हैं, अब सिखा रहे हैं लोगों को। ये तो मैंने बात शुरू में ही बोला था कि मैं राजनीति बदलने के लिए आया हूँ इस देश की। ये जो गंदी राजनीति कर रहे थे इनसे पलटवा देंगे, इनको सिखाएंगे राजनीति। तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी के रास्ते पर चल रही है, हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है? लोग नहीं कहते, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट्स कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जनता जो चाहती है वो जनता की भाषा मैं बोल रहा हूँ। इस देश के अंदर जनता, इस देश के अंदर महंगाई से मुक्ति चाहती है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मैं आके कहता हूँ कि मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा। सारे मेरे को गालियाँ देते हैं, ये सारे नेता मेरे को गालियाँ देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों कर रहा है। मैं आके ये नहीं कहता मैं किसी के कर्जे माफ़ कर दूंगा, इन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के। मैं आके कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिया। मैं आके कहता हूँ मैं आपके बच्चों को, कोई नेता कहता है मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा? कोई नहीं कहता मैं रोज़गार दूंगा। तो मैं जनता की बातें करता हूँ और इसीलिए जनता हमारे साथ है। तो क्यों आपकी छवि इस प्रकार से धीरे धीरे बनती जा रही है कि आप हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करते हैं, बेट द्वारका पे जो हुआ उस मुद्दे को कभी नहीं बोलते? नहीं, मैंने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया ज़बरदस्त। मेरा तो ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के लिए अंदर लिखा है, आर्टिकल 44 है शायद, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड आएगा, आना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहती। वो हम हिमाचल के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड आएगा। उत्तराखंड के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने एक कमेटी बना दी कॉमन सिविल कोड के लिए। जैसे चुनाव खत्म हुए वो कमेटी अपने अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कमेटी बना दी। अब देखना गुजरात के चुनाव के बाद ये कमेटी अब अगले चुनाव में इनको याद आएगी कॉमन सिविल कोड। ये कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहते। देखिए, आप गुजरात के हर छोटे बड़े मुद्दे को पकड़ते हैं और काफ़ी माहिर भी, लेकिन जो समुद्री किनारे पे डिमोलिशन हुआ उसके बारे में आपने कभी भी खुलकर अपनी राय नहीं रखी। मेरे को इसका ज़्यादा जायज़ मानते हैं? मेरे को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है इस इशू का। या तो ईशुदान गढ़वी अगर होते तो वो इस इशू के बारे में ज़्यादा बता सकते थे, क्योंकि ईशुदान की बात निकली अब, और शायद पहला जर्नलिस्ट है माधव सिंह सोलंकी के बाद जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे रखा गया। ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करने से क्या मूवमेंट आपको नजर आ रही है? क्या फ़ायदा मिला है या नुकसान हुआ? अच्छा फेस है, पत्रकार थे, आपके कुलीग थे और ईमानदार आदमी हैं। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए वो अपना महामंथन, शायद उनका कार्यक्रम होता था ना, महामंथन कार्यक्रम के ज़रिए उनके खूब मुद्दे उठाते थे। जनता में बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा व्यक्ति जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ था वो अगर, और बहुत एक्टिव था, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखा है जब गांव में जाते हैं किस तरह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। मेरे साथ कई बार जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा तो गुजरात को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा चेहरा और शुरुआत से ही मेहनत करने वाला चेहरा गोपाल इटालिया था पाटीदार कम्युनिटी से। आपको नहीं लग रहा है इस टाइप से बहुत बड़ा एक जो कम्युनिटी है पाटीदार कम्युनिटी, वो आपसे दूर हो जाएगी? नहीं, उल्टा है। मेरे पास किसी का मैसेज आया और उसने बोला कि आप OTP का फार्मूला कर रहे हैं।
मैंने कहा ये OTP क्या होता है? तो कहता है O फॉर OBC, और बोला आपने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, इसका मतलब सारे OBC आपको वोट देंगे, OBC समाज बहुत खुश है और इसलिए आपको OBC का वोट मिलेगा। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर T फॉर ट्राइबल, बोला आदिवासी समाज के अंदर तो भूचाल आया हुआ है इस टाइम आम आदमी पार्टी को लेके, सब झाड़ू 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 कर रहे हैं। और P फॉर पाटीदार, बोले कि चूंकि गोपाल इटालिया आपका अध्यक्ष है पार्टी का, आपने एक युवा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो कि कोई पार्टी, तो आपको पाटीदारों का भी वोट मिलेगा। तो बोला कि ये आपने OTP कार्ड खेला है। मैंने कहा देखो मैंने कोई कार्ड नहीं खेला, मेरे को ये कार्ड खेलने नहीं आते, कास्ट वास्ट के कार्ड मेरे को नहीं आते, मैं सबके लिए काम करूँगा, मैं बिजली मुफ्त करूँगा तो सबके लिए मुफ्त करूँगा, मैं स्कूल बनवाऊँगा तो सबके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊँगा, मैं अस्पताल करूँगा तो सबके बच्चों के सबका इलाज होगा। तो ये जात वाली राजनीति हम लोग नहीं करते। लेकिन कुछ ही रोज़ पहले इंद्रनील राजगुरु आपके साथ जुड़े, मैंने वो तस्वीर भी देखी थी आपके साथ, क्या वजह हो गई कि वो दूर हो गए? मुझे भी नहीं समझ आया फ्रैंकली क्यों चले गए, क्योंकि हमने तो उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह का सम्मान दिया। वो चले गए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, तरक्की करें, फले फूलें। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सीधा आ जाता हूँ। अब लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच में है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है? मैं ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस की 5 से कम सीट आ रही हैं। अगर आप पहले कांग्रेस को वोट देते थे तो इस बार कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत कीजिए। आप अपना वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। दिल्ली में 3 बार बीजेपी को ध्वस्त करके आ रहे हैं हम। एक बार बीजेपी के 70 में से 3 सीट आई थी दिल्ली में, अगली बार 70 में से 8 सीट आई थी बीजेपी की। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत कीजिए। दूसरी एक बात, बड़ी बात जो है वो कांग्रेस भी बेरोजगारों को रोजगारी देने की बात करती है। उन्होंने कहाँ दिया रोजगार? राजस्थान में दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, उसके पहले उनकी इतनी सरकारें थी, कहीं दिया रोजगार? कहीं नहीं दिया। अभी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गुजरात में आते हैं और कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अरे राजस्थान में तो दे दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री इधर आके बोलते हैं तो राजस्थान में दे के आओ ना। मैं दिल्ली में दे के आया हूँ। केजरीवाल जी देखिए, आप बात करते हैं बेरोजगारों को रोजगार देना, तब तक ठीक है, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि जो बेरोजगार है इतने पैसे देंगे, हमारी सरकार आएगी। क्योंकि गुजरात का जो यूथ है वो अपने पैरों पे खड़ा होना जानता भी है, चाहता भी है। ऐसे में इस प्रकार से एक फिक्स अमाउंट देने की लालच देकर या गारंटी देकर कहीं भी ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको अपाइज नहीं बना रहे? मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरा फोकस और इम्पोर्टेंस बेरोजगारी भत्ता नहीं है। मेरा फोकस और इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए रोज़गार तैयार करना है। रोज़गार का मतलब केवल उससे भी नहीं है, बिज़नेस के नए नए तरीके तैयार करेंगे। दिल्ली के अंदर जैसे हम स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को बिज़नेस करना सिखाते हैं। ये एक लंबा विषय है, किसी दिन आपके साथ आपको बहुत पसंद आएगा जिस तरह से हम सिखाते हैं। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 52,000 टीम बनी है इस टाइम जो अलग अलग बिज़नेस कर रही हैं, और हम उनके दिमाग में भरते हैं कि जब स्कूल को बाहर निकलोगे शिक्षा पूरी करके आपको नौकरी मांगनी नहीं है, आपको बिज़नेस करना है। मैं उनको बिज़नेस करना सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर। गुजरात के अंदर मैं उनके लिए रोज़गार तैयार करूंगा, रोज़गार के बहुत सारे अवसर तैयार करेंगे हम लोग, लेकिन ये 2 दिन में तो नहीं होगा। अब एक युवा जो है उसके रोज़मर्रा का खर्चा है, वो बाप के पास जाता है, वो अपने बड़े भाई के पास जाता है खर्चा मांगने के लिए। तो हमने कहा है कि इस बीच वाले पीरियड में अगर उनका जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी है उसको दूर करने के लिए बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। लेकिन रोज़गार तैयार करेंगे, सबके साथ मिलके करेंगे, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर जो बजट है, मैं अगेन वहीं पे आता हूँ, गुजरात का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास का है। ये सब कुछ आप देंगे, बेरोजगारों को भत्ता भी देंगे, ये देंगे,
पैसा आएगा कहाँ से? आप भ्रष्टाचार मान लो 50% ऐसा मान लेते हैं, तो भी आप जो प्रॉमिस देते हैं वो अमाउंट गुजरात के बजट से आगे निकल जाता है। नहीं निकलेगा और बजट आएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मेरे पास जब लोग आते हैं इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स बताते हैं भ्रष्टाचार के, जैसे एक एमएलए है, उसका बताया वो पहले 2,000 रुपये की नौकरी करता था, एमएलए बनने के बाद आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ ज़मीन होती थी चुनाव लड़ने के पहले, आज 1,000 एकड़ ज़मीन है। पैसा खा गए ये लोग। अच्छा एक चीज़ है, ये मेरे ऊपर अटैक होता है कि मैं फ्री की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्री एजुकेशन दूंगा, मैं फ्री इलाज कराऊंगा। अभी तो गुजरात सरकार कुछ फ्री नहीं दे रही, फिर ये घाटे में क्यों है? कहाँ गया सारा पैसा? इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं बनाए, नए अस्पताल नहीं बनाई, नई सड़कें कुछ नहीं बनाई, कुछ कहाँ गया सारा पैसा? सड़कें तो बनी है केजरीवाल जी। चलो आप तो नहीं, घूम रहे सड़कें हैं तो आप, मैं लेके चलता हूँ आपको, सड़कों का क्या हाल है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब गूगल मैप अगर आपको 45 मिनट दिखा रहा है ना, तो आप वहाँ पे 2 घंटे के पहले नहीं पहुँच सकते, इतना बुरा हाल है सड़कों का। पता नहीं कहाँ गया सारा पैसा, जो इतना पैसा। देखिए आपके सुदान भी इसी हाईवे से जाएंगे, एसजी हाईवे, एसपी हाईवे से मैं आपको गांधीनगर, एक तो 20 हाईवे मिनट की में बात, पहुंच जाएंगे। एक हाईवे की बात नहीं कर रहा, मैं तो रोज घूम रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, एक दिन लेके चलते हैं आपको। शहर की सड़कें हो सकता है ठीक हो, शहर के बाहर एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो बहुत बुरा। एनीवे, इस भ्रष्टाचार को हर साल 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात, 3.5 लाख करोड़ का खर्चा है, 2.5 लाख करोड़ का बजट है। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? इसको बचाएंगे, दिल्ली के अंदर भी इसी को बचाया हमने, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, जो फिजूल खर्ची है उसको रोकेंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इतना पैसा बचेगा कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरा एक सवाल था अरविंद जी, पिछले कुछ दिनों से खास करके इस चुनाव में ये शब्द सुना हम लोगों ने, रेवड़ी। रेवड़ी शब्द मिठास लाती है, अहमदाबाद में तो रेवड़ी बाजार भी है। जब रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल होता है तो क्या वो शब्द अरविंद केजरीवाल को चुभता है, मीठा लगता है, कड़वा लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो, क्या उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मिल तो रहा है सर, उसके लिए तो आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ तक पढ़ नहीं, लीजिए। एक मिनट। जी। इस देश के अंदर कोई भी अगर बच्चा पैदा हो, चाहे गरीब से गरीब का बच्चा पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए। उसे अच्छी शिक्षा देना, फ्री में अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी नहीं है, राष्ट्र निर्माण का काम है, जो 75 साल में नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया। इस देश के अंदर कोई पैदा हो, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब हो, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना, अगर वो बीमार होता है, राष्ट्र निर्माण का काम है, फ्री में इलाज मिलना। लंदन, इंग्लैंड इतना अमीर देश है, वहाँ शिक्षा भी फ्री है, वहाँ इलाज भी फ्री है, वो इसको रेवड़ी नहीं बोलते। वो फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा देने का निर्णय किया। इस दुनिया के अंदर 37 देश ऐसे हैं, 37 कंट्रीज़ जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है। वो 37 कंट्रीज़ अमीर देश इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा दी। मैं इस देश के हर आदमी की गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर आदमी को अमीर बनाना चाहता हूँ। और अमीर तब बनेगा जब वो उनसे शानदार शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो मैंने दिल्ली में करके दिखाया, अब इसको पूरे देश में करना है अपने को। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। फ्री की रेवड़ी जब बोलते हैं तो जस्ट एक मिनट, फ्री की रेवड़ी जब इसको बोलते हैं, एक तरह से ऐसे लगता है जैसे सामने बैठे गरीब आदमी का अपमान किया जा रहा है, मिडिल क्लास वाले का अपमान किया जा रहा है। इसे अपमान नहीं करना चाहिए इस तरह से सामने वाले का, उसको कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसे भीख दी जा रही है। लेकिन लालच देकर भी तो अपमान देते हैं। क्या ये लालच? मैं यही चुनाव जीतने के बाद करके दे दो, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। वोट लेने के लिए बोलना, वोट लेने के लिए बोलेंगे कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा तुमको टीवी देंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं जो कह रहा हूँ वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इस एक आदमी को जीने के लिए। अच्छी शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है, अच्छी शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है, जो सभी सरकारों को करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे एक नेशनल मिशन बना के 5 साल के अंदर इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा तंत्र हम खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद जी आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय में ड्रग्स पॉलिटिक्स गुजरात के लिए बड़ा शब्द बन चुका है।
आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी बोलते हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी बोलते हैं। आपकी खुद की राय क्या है? क्या गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से समुद्र के किनारे पर पकड़ा जाए अंदर आता हो, वो अच्छी साइन है, पकड़ना अच्छी साइन है, या नहीं पकड़ा जाता था वो अच्छी साइन? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। इतना तो पकड़ा गया, इसके अलावा कितना निकल गया, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि नशा हमारे पोर्ट तक पहुंचता ही क्यों है। अगर हमारे पोर्ट तक 100 किलो नशा पहुंचता है, कल अगर एक भी नहीं पकड़ा जाता था वो तो और भी दुर्भाग्य की बात थी। आज अगर 10 पकड़ा जाता है तो पीठ थपथपाने की बात नहीं है, क्योंकि 90 निकल गया। तो इसीलिए हमें सिस्टम ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि हमारे पोर्ट के ऊपर नशा पहुंचना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहा है, साथ में ही दिल्ली का भी चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की, आपकी खुद की प्रायोरिटी क्या है? गुजरात चुनाव है या दिल्ली? दोनों प्रायोरिटी है, दोनों को हम अच्छे से लड़ रहे हैं और दोनों जगह जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। मुश्किलें तो होती होगी एक ही वक्त पर है, मुश्किलें हैं, मैं मानता हूँ मुश्किलें हैं। इन्होंने हमारी मुश्किलें क्रिएट करने के लिए तो दोनों चुनाव इन्होंने साथ रखे हैं। तो इसका मतलब ये डरते तो हमसे ही हैं केवल, और तो किसी से नहीं डरते ये लोग। लेकिन चक्रव्यूह में तो फंसे आप। ना, फंसे नहीं हैं। ये लोग मुझे अभिमन्यु मान के चारों तरफ से चक्रव्यूह तो रचते हैं, लेकिन ये मॉडर्न ज़माने का अभिमन्यु है जिसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है। लेकिन अरविंद जी, आप भी कई बार कृष्ण वाली बात करते हैं, कंस वाली बात करते हैं। राजनीति में आज के दौर की बातें क्यों नहीं? और बीजेपी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस भी करते हैं, ये सब क्योंकि एक कंस की सेना है, एक कर्ण की सेना है, बीजेपी जो उसकी सेना है, क्या वजह रही? नहीं, अपने पुराने हमारा सारा साहित्य है, हमारे सारे ये ईश्वर हैं, उनके ज़िंदगी से प्रेरणा लेना, हमारा भगवान राम की ज़िंदगी से प्रेरणा लें, अच्छी बात है। भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें, अच्छी बात है। तो उनके सबके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, समय समय पे तो उनकी कहानियों को भी कोट करते हैं। नहीं, बिलो द बेल्ट, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के युग के जो पॉलिटिशियन है, प्रतिस्पर्धी जो है, उसको कभी कौरव दिखा देते हैं, कभी दुर्योधन दिखा देते हैं, कभी कंस दिखा देते हैं। क्या वजह? ये कितना जायज़? राजनीति के अंदर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से यही करता हूँ, हम मोटे मोटे तौर पे मुद्दों की बात करते हैं। इस तरह की वाद विवाद के अंदर, तर्क कुतर्क के अंदर जनता का समाधान नहीं निकलता। क्योंकि देखिए, चुनाव अब आगे बढ़ रहा है, वोटिंग पहले फेज़ के 20 दिन बचे, 25 दिन दूसरे फेज़ के बचे, 25 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है, या फिर जो चर्चा हो रही है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, सिर्फ 6% ला के राष्ट्रीय पार्टी बन? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, जो सुनता हूँ पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और 6% वाला वो गोल है, ये गोल है? 6% तो बहुत छोटा है, वहाँ से बहुत आगे निकल गई आम आदमी पार्टी, बहुत आगे निकल गई। लेकिन देखिए, आपके सामने गांधीनगर है, गांधीनगर का चुनाव है, आपके 44 में से 40 कैंडिडेट्स थे, अब 20-22% तक पहुँचे वोट शेयर में, कांग्रेस 24% तक पहुँचा। नतीजा ये हुआ कि 44 में से 41 बीजेपी लेके गई। आपको नहीं लग रहा है गांधीनगर पैटर्न पर ये चुनाव जा रहा है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक कार्यकर्ता एक गली में जा रहा था, उसे भूख लगी, एक रेडी वाले के पास रुका वो खाने के लिए, बैठ के कुछ खाने लगा। तो उसने रेडी वाले से पूछा, किसको वोट दोगे इस बार, क्या माहौल है? कहते भाजपा। तो वो उससे और उसने ये नहीं बताया मैं कौन हूँ, उसने और कुरेद के प्रश्न पूछने। आधे घंटे की बातचीत के बाद वो रेडी वाला कहता है हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट देगी। तो इसने कहा फिर तूने भाजपा क्यों बोला? कहता सर आप शक्ल से भाजपा के नज़र आ रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे मारें ना। इतना बड़ा साइलेंट वोट है, इतना बड़ा, इतना डर का वोट है। ये जितने सर्वे आ रहे हैं ना, वो सर्वे, एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो सारे सर्वे झूठ साबित होने वाले हैं। गुजरात के अंदर इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके इतनी उम्मीद है लोगों के अंदर,
ये दोनों जब कंबाइन हो गए ना, गुस्सा भाजपा के खिलाफ और उम्मीद आम आदमी पार्टी, एक चमत्कार नजर आएगा। लेकिन केजरीवाल जी देखिए, आप मुझे भी टाल गए। मैं ये जानना चाहता कि वोटों का बंटवारा होगा तो नतीजे क्या होंगे? आप मुझे ये बताइए, कोई कांग्रेस को वोट क्यों देगा? कांग्रेस क्या दे रही है? कांग्रेस को वोट दे के तो वोट बेकार करना है उनकी, ना सरकार बन सर रही है। गांधीनगर में भी तो दिए थे। गांधीनगर 1 साल पहले की बात थी, 1 साल में बहुत कुछ हो गया है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस को कोई वोट क्यों देगा, भाजपा को ही कोई वोट क्यों देगा?